हैं। बच्चों के सामाजिक विकास में किसका विशेष महत्व है? दोस्तों आपसे निवेदन है कि एक बार आप शेयर कर देंगे जिससे सभी बच्चे जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। और सब्सक्राइब कर लें, अभी भी आपसे निवेदन है सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर परिवार की तरह आपको ट्रीट किया जाता है। क्लियर दिमाग में रखना है। बच्चों के सामाजिक विकास में किसका महत्व है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों के सामाजिक विकास में पूछे, जब भी संज्ञानात्मक विकास में पूछे तो विद्यालय एवं उसकी सभा की बात आती है। जब भी पूछे सामाजिक विकास की बात पूछे तो दोस्तों क्या हो जाएगा? खेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, क्योंकि बच्चे का सामाजिक विकास, एक बच्चा इधर है, एक बच्चा इधर है, एक बच्चा इधर है, यानी कहीं ना कहीं ये बच्चा भी कहीं ना कहीं अपने घर से अपने विचार लेकर आया होगा, अभिव्यक्ति लेकर आया होगा, ये दोनों आपस में साझा करते हैं, तो कहीं ना कहीं सामाजिक विकास, सामाजिक विचार जो है अंतःक्रिया से आते हैं, समुदाय में आते हैं, समाज में रहकर आते हैं, तो बच्चों में कैसे होगा? खेल के माध्यम से होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब हम कोहल वर्ग को यहां पर पढ़ लेते हैं तुरंत से। कोहल वर्ग को थोड़ा सा मैं पूरा डिटेल में भी बताऊंगा, ठीक है, दिमाग में रखना है, अभी नहीं डिटेल में बताऊंगा। खैर यहां पर पहले क्वेश्चन करना है। हमने कहा पियाजे तो संज्ञानात्मक विकास से हो गए, लेकिन कोहल वर्ग कौन से हो गए? याद रखो मेरे भाई, कोहल वर्ग देख रहे हैं आप, इस कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास दिया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। बच्चे का विकास, जब भी बच्चा पैदा होता है नैतिकता को लेकर नहीं पैदा होता है। बच्चा जब भी पैदा होता है तो हमेशा बिल्कुल पूरी तरीके से एकदम से कोरा कागज होता है, ठीक है। बच्चे एक पैदा होने के बाद ही उसमें नैतिकता, सामाजिकता आती है। संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के चरण में अगर हम बात करते हैं तो पियाजे, लेकिन नैतिक विकास के चरण में बात करते हैं तो नैतिक विकास। इन्होंने बात की है 3 चरण की बात की है और उनमें 2-2 अवस्थाएं बताई, टोटल 6 पक्ष की बात करी है, ठीक है ना। खैर मैं उसको बता दूंगा पूरा। दोस्तों अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, हाँ, अगर आपसे पूछे कि नैतिक तर्कणा और नैतिक दुविधा के बारे में किसने सिद्धांत दिया, तो नैतिक तर्कणा और नैतिक दुविधा हमारा जो है दिया है, किसने दिया है? कोहल वर्ग ने दिया है। और नैतिक तर्कणा के अंतर्गत आता है, क्या आता है? सही गलत आता है, और नैतिक दुविधा के अंतर आता है सही सही गलत गलत। क्लियर? तो याद रखिएगा, जब भी एक शब्द की बात करें, सही सही निर्णय नहीं ले पाता है तो दुविधा होती है, और सही गलत या गलत सही की बात होती है तो दोस्तों नैतिक तर्कणा होती है, ठीक है, दिमाग में आपको रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहां पर आपके सामने है कि किसके अनुसार अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्न वर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है। याद रखो कि मैं अब बताने वाला हूं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात। याद रखो क्या बताने वाला हूं, इंपॉर्टेंट बात, वो दिमाग में रखना है। जहां से क्वेश्चन एक का 100% ही फंस जाना है, 100% फंस जाना है। देखो बुद्धि से रिलेटेड क्वेश्चन है, और यहां पर बोला है कि स्टर्न वर्ग ने कौन सा दिया था? यहां पर सामाजिक बात आती है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सामाजिकता आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी हो जाएगा। लेकिन एक यहां पर ब्रैकेट बनाता हूं मैं, और इसमें एक आपको बस क्वेश्चन बताता हूं। आपसे पूछे कि बुद्धि से रिलेटेड में मुझे ध्यान में आ गया तो मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे देता हूं। आपसे पूछे कि बुद्धि के प्रतिपादक पूछ लेता है, डायरेक्ट आपसे क्या पूछता है कि तरल एवं ठोस बुद्धि के प्रतिपादक कौन है? तरल बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो आपका राइट आंसर होगा, तरल बुद्धि का सिद्धांत दिया है कैटल महोदय ने। कैटल, आरवी कैटल इनका पूरा नाम है। कैटल महोदय ने तरल बुद्धि ठोस बुद्धि का सिद्धांत दिया। आपसे ये पूछे कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? बहुबुद्धि का, तो बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है गार्डनर ने। किसने? गार्डनर ने दिया है, दिमाग में रखना है, गार्डनर महोदय ने दिया। हार्वर्ड गार्डनर इनका पूरा नाम था। आपसे तीसरा क्वेश्चन ये पूछे कि बुद्धि का संरचना सिद्धांत किसने दिया है? संरचनात्मक सिद्धांत किसने दिया है? संरचनात्मक सिद्धांत किसने दिया है? तो जब भी संरचनात्मक सिद्धांत की बात करें तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा गिलफोर्ड। गिलफोर्ड ने संरचनात्मक सिद्धांत या त्रिविमीय सिद्धांत या त्रियामी सिद्धांत कहा जाता है, इन्होंने ये दिया है। आपसे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे कि बुद्धि का एक कारक, द्विकारक और त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया, तो एक कारक सिद्धांत अगर बुद्धि का दिया है वो विनय महोदय ने दिया है, और द्विकारक सिद्धांत अगर दिया है और त्रिकारक सिद्धांत दिया है तो दोनों सिद्धांत दिए हैं स्पीयरमैन ने, ठीक है ना। ये बुद्धि से रिलेटेड आपके क्वेश्चन हो गए, और बहुकारक दिया था थॉर्नडाइक ने। तो दोस्तों कहां से क्वेश्चन जाएगा? अब बहुत अच्छा क्वेश्चन लेता हूं, बिल्कुल नया क्वेश्चन, इसको समझाने की कोशिश मैं करूंगा। ये शायद आपने आंसर भी इसका देख लिया। खैर देखिएगा, अगर हम बात करते हैं थ फ च ध्वनियां हैं, थ प च ध्वनियां जो है दोस्तों आपके, ये कौन सा चैप्टर है मनोविज्ञान में? ये चैप्टर है भाषा। ये भाषा जो चैप्टर है, ये भाषा एक शब्द बना है जो संस्कृत के भाष शब्द से बना है। किससे? संस्कृत के भाष शब्द से बना है, ठीक है, संस्कृत के भाष शब्द से बना है। कौन सा? भाषा। इसका मतलब है कि बच्चा भाषा कैसे सीखता है? जैसे पैदा होता है, अपने घर में सीखता है, परिवार में सीखता है, लोगों के साथ में स्कूल में सीखता है, और सामाजिकता के अंतर्गत अंतःक्रिया करके सीखता है। उसी में पूछा है कि भाषा की ध्वनियां हैं, ये कैसी है? ये है दोस्तों स्वनिम। ये दोस्तों स्वनिम है, ठीक है।
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन कल मैंने कराया था, आपसे यही क्वेश्चन पूछा था घुमा के, कहता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो याद रखिएगा इससे छोटी इकाई कोई हो सकता है? इस वर्ड को आप तोड़ नहीं सकते, इससे छोटी इकाई नहीं होगी, इसलिए यही हो जाता है। जैसे हम कहते हैं कि आपकी हिंदी व्याकरण में सबसे छोटा क्या है, तो आप कहते हो क्या? वर्ड होता है। और वर्णों के व्यवस्थित क्रम को हम कह देते हैं वर्णमाला, और वर्णों के समूह को कह देते हैं हम शब्द, और शब्दों के समूह से हम कह देते हैं कि ये वाक्य हो गया भैया मेरे। तो याद रखिएगा कि ये शब्द से छोटा नहीं हो सकता, इसलिए सबसे छोटी इकाई हमारी यही है, स्वनिम है, और इसको हम भाषा के रूप में जानते हैं। भाष हमारा एक संस्कृत शब्द है जिसमें बना है, ठीक है ना, दिमाग में आपको रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, अगर हम बात करते हैं क्या हुआ कि बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्यय से होती है। बताओ क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब बफरिंग नहीं होगी, परेशान मत हो, बफरिंग नहीं होगी। बहुत बढ़िया। बालकों की सोच अमूर्त की अपेक्षा मूर्त चिंतन पर होती है, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? क्या हो जाएगा राइट आंसर? 7 से 12 वर्ष, 12 से वयस्क तक, या फिर 2 से 7 वर्ष, या जन्म से 2 वर्ष तक? बताओ। तो देखिएगा, मूर्त की बात करी है, मूर्त की कहीं ना कहीं हमें पता है कि पियाजे के अनुसार मूर्त अवस्था हमारी 7 से 12 वर्ष तक जाती थी, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि अमूर्त की अपेक्षा बोला है मूर्त में, अमूर्त की अपेक्षा बोला है मूर्त में, तो हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा सर? 1 हो जाएगा, 1 राइट आंसर हो जाएगा, दिमाग में आपको रखना है। ठीक है, 1 हो जाएगा, यानी 7 से 12 वर्ष। नेक्स्ट है, मानव विकास किन दोनों योगदान का परिणाम है? मानव विकास किन दोनों योगदान का परिणाम है? अभिभावक एवं अध्यापक का, सामाजिक सांस्कृतिक कारकों का, वंशानुक्रम एवं वातावरण का। मैंने कहा आपसे मेरे भाई कि सामाजिक की बात करें, वंशानुक्रम की बात करें, वातावरण की बात करें, जिसमें दोनों ऑप्शन हैं आपके, तो वो हो जाएंगे आपके क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी वंशानुक्रम एवं वातावरण के। वंशानुक्रम एवं वातावरण हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि मैंने बात करा है कि इन दोनों का परिणाम है, यानी अभिभावक अध्यापक का कोई परिणाम नहीं होता है। अगर हम बात करते हैं मानव विकास में सबसे इंपॉर्टेंट वंशानुक्रम वातावरण है, लेकिन अगर इनमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट अगर पूछ लेता तो वंशानुक्रम हमारा ना के बराबर होता, वातावरण का सबसे ज्यादा योगदान होता है। किसका होता है? वातावरण का सबसे ज्यादा योगदान होता है। नेट प्रॉब्लम नहीं है सर, अपना एकदम से बफरिंग चेक करिए, अपना एकदम से आप बफरिंग चेक करो, ठीक है, बिंदास। मैं देख लेता हूं, एक बार चेक कर लेता हूं, परेशान मत होना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक करिएगा आप। हाँ, अब सही है ना? बिल्कुल। अब एक बार बता दीजिएगा सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? निम्न में से कौन से पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? यह बताना है। निर्धारक तत्व नहीं है पियाजे के अनुसार। तो पियाजे ने कभी ये नहीं कहा है कि बच्चे का विकास समाज में रहकर होता है, तो बच्चे का विकास हमेशा समाज संचरण ही नहीं हो जाएगा, इसलिए तत्व क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अब सही है ना? बिल्कुल नेट, अब सही है, जी हाँ बिल्कुल सही है, इसलिए परेशान मत होना, ठीक है। सामाजिक संचरण हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्यों हो जाएगा? क्योंकि पियाजे ने हमेशा बात करी है, बच्चा जैसे जैसे अवस्था के अनुसार बढ़ता है, बच्चा जैसे जैसे अवस्था के अनुसार बढ़ता है, वैसे वैसे उसकी एज के हिसाब से ही क्या हो। क्या आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी में डाउट्स है? घबराओ मत, डाउटेंट है ना, बस अपनी बुक उठाओ। होता है जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे उसका डेवलपमेंट बढ़ता है। जो बच्चा पियाजे के अनुसार बात करता है वो डेवलपमेंट की बात करता है, यानी संज्ञानात्मक विकास की बात करता है, ठीक है। तो दिमाग में क्या होना चाहिए? सामाजिकता का विकास हमेशा रहता है वाइगोस्की के चरण में। वाइगोस्की हमारे रशियन वैज्ञानिक हैं और पियाजे हमारे हैं स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है कि समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। बताओ क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? बहुत बढ़िया दोस्तों, अगर हम बात करें कि समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं, हाँ पूरे मैंने ऑप्शन नहीं दिए हैं आपको, अब मैं दे देता हूं।
समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों और रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। तो यार ये कैसी विशेषता हो सकती है? समस्या के अर्थ को जानना उसकी योग्यता की बात कर रहा है, वातावरण के दोषों, कमियों की, रिक्तियों के प्रति सजगता भी है, यानी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है, टैलेंटेड की बात करिए। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ए इज राइट आंसर हो जाएगा कि सी इज राइट आंसर होगा? जल्दी से कमेंट करें, ए होगा कि सी होगा? तो याद रखिएगा ए हो जाएगा। प्रतिभाशाली, यहां पर सृजनशील बालक की बात नहीं करी है, यहां पर ऑप्शन थोड़ा सा गलत लिखा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पर देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत गजब का क्वेश्चन मैंने बनाया यहाँ पर। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है और वैसे बल्लेबाजी कौशल को प्रभावित नहीं करता है। यानी वो क्रिकेट का खिलाड़ी है, वो गेंदबाजी भी कर लेता है और बच्चा वो जो है ना क्रिकेटर, वो क्या करता है? वो बल्लेबाजी भी कर लेता है, लेकिन उसके कौशल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ये बताना है कि क्या हो जाएगा। अधिगम अंतरण की बात कर रहा है मेरे भाई, अधिगम अंतरण की बात कर रहा है। बताओ सर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? बताओ। बहुत बढ़िया, एकदम से मस्त है, मस्त क्वेश्चन है। देखिएगा अगर हम बात करते हैं अधिगम के शून्य प्रतिरक्षी प्रशिक्षण के अंतरण की बात करेगा, कौन सा? शून्य की बात करेगा, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? यही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन का पूरा डिटेल। इस क्वेश्चन से कैसे क्वेश्चन आते हैं सुनिएगा। इसमें अधिगम स्थानांतरण की बात कर रहा है। ये अधिगम स्थानांतरण में अगर कोई के दूसरे काम करते हो, अगर एक काम कर लेते हो तो दूसरे काम पर अगर कोई सीख जाते हो, प्रभाव नहीं पड़ता है, तो दोस्तों वो हमारा शून्य पड़ेगा। लेकिन इसमें दो और होते हैं, एक होता है सकारात्मक अधिगम, एक होता है नकारात्मक अधिगम और एक होता है शून्य अधिगम। तो शून्य अधिगम को पता है कि एक का काम दूसरे पर प्रभाव न डाले तो शून्य। लेकिन सकारात्मक में क्या है कि अगर आपसे यही क्वेश्चन अगर ना होता, इसकी जगह ये क्वेश्चन लिखा होता कि कोई व्यक्ति साइकिल के बाद मोटरसाइकिल सीख जाता है, कोई व्यक्ति साइकिल के बाद मोटरसाइकिल सीख जाता है, तो वो कौन सा अधिगम होता? तो वहां पर क्या हो जाता हमारा? वहां पर हो जाता सकारात्मक अधिगम या विधेयात्मक प्रशिक्षण अंतरण। ठीक है ना? कोई साइकिल के बाद अगर मोटरसाइकिल सीख जाता है तो हमारा सकारात्मक हो जाता। और नकारात्मक में अगर क्या आ जाता, कोई हिंदी के लिंग अगर पढ़ता है और उसमें संस्कृत के लिंग अगर पढ़ता है, तो दोस्तों दोनों में भिन्न है, तो इसलिए वहां पर वो प्रॉब्लम समस्या आ जाएगी। हिंदी और इंग्लिश में लिंग पढ़ते समय, संस्कृत में लिंग पढ़ते समय वहां पर 2 और 3 का फर्क आ जाता है। इसलिए आप कहोगे कि ये पढ़े या वो पढ़े, आपको कि ये पढ़े या वो पढ़े, तो इसलिए नकारात्मक अधिगम हो जाएगा। और शून्य अधिगम में वो होता है जहां पर कोई भी प्रभाव नहीं दूसरे काम पर पड़ता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके द्वारा किया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें कि गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान में किया है, आपको बताना है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सृजनात्मकता हो जाएगा। क्या? सृजनात्मकता हो जाएगा। अब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की, जो सही हो जाएगा। अभिसारी चिंतन की बात करिए मेरे भाई, जब भी अभिसारी चिंतन की बात करें तो सृजनात्मकता। कुल बच्चे यहाँ पर ए लगाएंगे। ए क्यों लगाएंगे? क्योंकि उनको पता है कि गिलफोर्ड ने संरचनात्मक बुद्धि का सिद्धांत दिया था, बुद्धि का संरचनात्मक सिद्धांत दिया था, इसलिए वो ए लगाएंगे। सुनिए मेरे भाई, अभिसारी चिंतन की बात आती है तो दोस्तों सृजनात्मकता लग जाएगा। जब भी हम पूछे कि बुद्धि के मामले में गिलफोर्ड ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो आपको कि त्रिविमीय सिद्धांत किसने दिया था? बुद्धि का गिलफोर्ड ने दिया था। अब हम बात करें कि संरचनात्मक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, तो वो भी हमारा गिलफोर्ड ने दिया था। ठीक है, दिमाग में आपको रखना है। नेक्स्ट है कि व्यक्ति एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की कैसी भूमिका होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इतना टॉपेस्ट क्वेश्चन है कि गजब का, मजा आ जाएगा। जी हाँ, 4 घंटे में सुधार होने की संभावना है। आपको जो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर देखिएगा, नाम मात्र की भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है, अपूर्वनीय भूमिका है। देखो अगर हम बात करते हैं कि बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो कहीं ना कहीं वंशानुक्रम से होता है और कहीं ना कहीं एक में होता है वातावरण, कहीं ना कहीं एक में होता है वातावरण और एक कहीं ना कहीं वंशानुक्रम में होता है। तो जब भी वंशानुक्रम की बात आती है, वातावरण की बात आती है, दोनों से डेवलपमेंट होता है। लेकिन इसमें पूछा है कि वंशानुक्रम की क्या क्या भूमिका होती है, तो वंशानुक्रम की क्या होती है? नाम मात्र की भूमिका होती है। महत्वपूर्ण उसमें नहीं लगाएंगे। हमने 50 बार आपको कहा है कि वंशानुक्रम केवल बहुत थोड़ा उसमें अंतर होता है, बहुत थोड़ा उसमें जो है भूमिका निभाता है। और वातावरण का बच्चे का विकास में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण 90% से भी ज्यादा जो है वातावरण भूमिका निभाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाता? फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, दिमाग में आपको रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पर जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां से देखिएगा, यहां से क्वेश्चन आपका बन सकता है, यहां से क्वेश्चन बनेगा और इसको थोड़ा सा जो है मैं डीप में पढ़ाने वाला हूं।
इसको मैं डीप में पढ़ाने वाला हूं। और यहां पर डीप में पढ़ाने से पहले मैं बता देता हूं कि अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किया है भैया सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके लिए यहां पर चिल्लाने के साथ साथ मैं बना हुआ हूं। अगर हम बात करते हैं जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है तो दोस्तों वो इड कहलाते हैं। इड, इदम, इदम की बात करते हैं दोस्तों, इदम की बात करते हैं। देखिएगा अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन से, इदम, इदम अहम परम अहम, इन क्वेश्चंस की व्याख्या किसने की है तो आप कहोगे सर सिगमंड फ्रायड ने दी है, सिगमंड फ्रायड ने दी है, ठीक है ना, सिगमंड फ्रायड ने दी। ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए क्या कि यहां पर अगर हम बात करें, क्या बात करें, दिमाग में रखना है, फ्रायड ने दी है। इड में क्या होता है कि बच्चे में क्या होता है, इच्छाओं की संतुष्टि की बात होता है, लेकिन वो हो नहीं पाता है। अगर अब हम बात करते हैं ईगो में, ईगो आ जाता है अहम। ये लीजिए, अमेज़न और होम। आपने रनिंग एट होम शुरू कर दी तो मैंने भी कर ली ऑनलाइन शॉपिंग की नई शुरू। अहम में क्या होता है कि जब लड़का सोचता है कि वह जगह उपयुक्त नहीं है, यानी वो चीज नहीं है, ठीक है ना, तो ये सब हमारा वातावरण से समझौता करता है, समझौता की बात आ जाती है, वो ईगो में आ जाता है। खैर मैंने इस पर एक वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट बनाई है, पूरी वीडियो अगर देख लेंगे मजा आ जाएगा, पूरी ट्रिकी वीडियो है। सुपर ईगो में क्या होता है, सुपर ईगो में आप जानते हो ये किशोरावस्था से रिलेटेड होता है, तार्किक चिंतन करता है, अंत में वो सोचता है कि किसी प्रकार पर यहाँ पर ये चीजें बिल्कुल सही भी हो सकती हैं, फिर वो अपना जो गंदा विचार होता है उसको त्याग देता है, यानी सुपर ईगो हो जाता है। यानी हमने पूरा यहाँ पर ट्रिकी वेस्ट पर ये वीडियो बनाई है, 5 से 7 मिनट की वीडियो है, देख लेना, आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं कि बालक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ। बच्चे के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, ये आपको बताना है। जल्दी से कमेंट करें कि सबसे इंपॉर्टेंट कारक क्या है। देखिएगा अगर हम जातिवाद की बात करते हैं तो ये नकारात्मक है, अनुवांशिकता की बात करते हैं, वातावरण की बात करते हैं, विद्यालय की बात करते हैं, तो याद रखिएगा मैंने अभी वातावरण की बात करी थी। वातावरण मैंने कहा अगर यहाँ पर वंशानुक्रम होता है, वातावरण होता है, तो सबसे महत्वपूर्ण अगर 2 कारक में से अगर पूछ दे तो सबसे महत्वपूर्ण मैंने कहा वातावरण होता है। वंशानुक्रम की भूमिका कितनी होती है, मैंने अभी ऊपर क्वेश्चन कराया है, नाम मात्र की होती है। याद रखो जब क्वेश्चन के ऑप्शंस में दोनों ऑप्शन होंगे तो दोनों को मार देंगे, लेकिन जब पूछे किसी एक कंडीशन दे दे कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, वातावरण इंपॉर्टेंट है या वंशानुक्रम इंपॉर्टेंट, तो याद रखिएगा वातावरण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, वातावरण है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, दिमाग में आपको रखना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले मैं बता देता हूं, अब यहां पर देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट है ये, तब तक मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में दे देता हूं, तब तक ये क्वेश्चन करिएगा। आपसे अगर कहे, आपसे सर ये कहे, क्वेश्चन सुनना मेरी बात, मैं बार बार इनको बताता हूं, मैं बार बार आपको बता चुका हूं कि आपसे पूछे कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तब तक आप ये करिएगा नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो आप कहोगे लॉरेंस कोहलबर्ग ने, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछे कि अगर आपसे पूछे कि संज्ञानात्मक विकास किसने दिया, तो आप कहोगे संज्ञानात्मक विकास दिया है पियाजे ने। आपसे कहे कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया, आप कहोगे थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक को प्रथम मनोवैज्ञानिक शैक्षिक सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने सबसे पहले क्या दिए थे, सीखने के सिद्धांत दिए थे, ठीक है ना, सीखने के सिद्धांत सबसे पहले दिए थे, किसने दिए थे, सबसे पहले सीखने के सिद्धांत दिए थे आपके थॉर्नडाइक ने, ठीक है, दिमाग में आपको रखना है, सबसे पहले सीखने के सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिए थे और प्रथम मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं लड़कियों में बाह्य परिवर्तन किस अवस्था में होने लगता है, तो बाह्य परिवर्तन होता है ऑप्शन नंबर सी में। याद रखिएगा सी में होता है, किशोरावस्था में होता है, जिसकी एज होती है आपकी, जिसकी एज होती है 13 से 18 वर्ष होती है, ठीक है ना, 13 से 18 वर्ष होती है। इसी अवस्था को कहते हैं, यहाँ पर कहते हैं, क्या कहते हैं, इसी अवस्था को कहते हैं सक्रिय सदस्यों वाली एज। सक्रिय सदस्य इसमें ही बनते हैं, सक्रिय मित्र इसमें ही बनते हैं। प्रौढ़ावस्था की जो एज होती है वो 18 से 60 वर्ष होती है। किशोरावस्था की मैंने बताया 13 से क्या होती है, 18 वर्ष होती है। बाल्यावस्था की 5 से 12 वर्ष होती है। इसको कहते हैं गैंग एज, गंदी अवस्था, स्फूर्ति की अवस्था, ठीक है ना, इसको अनुकरण की अवस्था कहते हैं, इसको ही कहते हैं जीवन का आदर्श काल कहते हैं, ठीक है ना, सीखने का आदर्श काल कहते हैं। शैशवावस्था की जो एज होती है 0 से 5 वर्ष होती है, ठीक है, दिमाग में आपको ये भी रखना है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, किशोरावस्था हो जाएगा। टॉपेस्ट क्वेश्चन से, अवस्था से कोई भी क्वेश्चन जिंदगी में गलत नहीं होगा, 100% लिख के रख लो। इतनी बार आपके दिमाग में हमने डाल दिया है, कभी भी गलत नहीं होगा, और 100% पूरी तरीके से अभी हम और भी बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड कराएंगे। बात करते हैं भाषा विकास के क्रम में अंतिम क्रम किसका है। भाषा विकास के क्रम में अंतिम क्रम क्या है, तब तक हम आपको एक्स्ट्रा पॉइंट इस मेथड पर देते हैं। आंसर सबसे पहले दीजिएगा। आपसे पूछे, अधिक जानकारी दे रहा हूं, आपसे पूछे मॉन्टेसरी पद्धति के जनक कौन है, आप कहोगे मारिया मॉन्टेसरी। आपसे पूछे किंडरगार्टन के कौन है, तो आप कहोगे फ्रॉवेल है। किंडरगार्टन के कौन है, फ्रॉवेल है।
आप कहोगे प्रोजेक्ट विधि के कौन जनक हैं? आप कहोगे प्रोजेक्ट विधि के हमारे कौन है? किलपैट्रिक है। ठीक है, कौन है सर? किलपैट्रिक हो जाएंगे। आपसे पूछे सर क्या? आपसे पूछे कि डाल्टन विधि के कौन है? तो डाल्टन विधि के हैं हमारे हेलन पार्कहर्स्ट। आगमन और निगमन पूछे तो दोनों अरस्तु हो जाएंगे, और अगर डेक्रोली विधि के पूछ ले जनक तो डेक्रोली ही रहेंगे। ठीक है, दिमाग में आपको रखना है। अब हम क्वेश्चन के आंसर पर जाते हैं। भाषा विकास के क्रम में अंतिम चरण क्या है? तो भाषा की भैया पूर्णावस्था हो जाएगी। जब पूर्ण काम हो जाएगा तो हमारा पूर्णावस्था हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी आपका राइट हो जाएगा, कोई भी यहाँ पर रुकावट के। महाकाल की कृपा से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि भाषा विकास के विभिन्न अंग कौन से हैं? अब हम यहाँ पर, तब तक आप क्वेश्चन करिए, तब तक मैं आपको यहाँ पर डिटेल दे देता हूँ। नेक्स्ट डिटेल है कि मांग का सिद्धांत किसने दिया? आप कहोगे सर मैस्लो ने दिया। मांग का सिद्धांत मैस्लो ने दिया। पदानुक्रमिक सिद्धांत किसने दिया? मैस्लो ने दिया। आपसे कहोगे कि यहाँ पर आप क्या कहोगे सर? ट्रायंगल का सिद्धांत किसने दिया? आप कहोगे सर ट्रायंगल का सिद्धांत किसने दिया? जिनमें 5 नियम बताए हैं वो भी हमारा किसने दिया? अब्राहम मैस्लो ने दिया है। ठीक है ना, अब्राहम मैस्लो ने दिया। नेक्स्ट आपका ये है कि ये किसने कहा था कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है? ये किसने कहा था शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है? जॉन डीवी ने कहा था। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, जॉन डीवी ने कहा था। ठीक है, दिमाग में आपको रखना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर यह है कि भाषा विकास के विभिन्न अंग कौन से? अक्षर ज्ञान, सुनकर भाषा को समझना, ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, कोई भी यहाँ पर संशय नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है कि विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत गजब का क्वेश्चन है, बहुत तेजी से मैं पढ़ाऊंगा यहाँ पर। बहुत बढ़िया दोस्तों, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन को बात करने से पहले आप यहाँ पर करिएगा, और तब तक मैं बता देता हूँ क्या बता देता हूँ यहाँ पर नेक्स्ट जानकारी मैं बता देता हूँ। सुनिएगा, नेक्स्ट जानकारी अगर मैं बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा दिमाग में रखना है। क्या रखना है कि यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा रखते हैं कि आईवीटी परीक्षण किसने किया? आप कहोगे हरमन रोल्सन ने। इंक ब्लॉक टेस्ट, ठीक है ना, ये व्यक्तित्व की प्रक्षेपी विधियां हैं। एससीटी परीक्षण किसने किया? एससीटी किया है आपका पाइनर ने, ठीक है ना, जी हाँ। तो इंक ब्लॉक टेस्ट हो गया, ये सेंटेंस करेक्ट टेस्ट हो गया, ये व्यक्तित्व के प्रक्षेपी विधियों में आती है। इसके अलावा जो है अगर मैं कह दूं कि सीएटी विधि का परीक्षण और टीएटी की विधि का परीक्षण किसने किया? ये व्यक्तित्व की परीक्षण विधियां हैं। थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, इसको कहते हैं प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, इसको किया था मुर्रे एवं मॉर्गन ने। सीएटी का है चाइल्ड परसेप्शन टेस्ट, ठीक है ना, इसका किया था लियोपोल्ड बैलक ने। ठीक है, दिमाग में आपको रखना है। 16 पीएफ के बारे में आता है तो फ्राइड को जनक माना जाता है। 16 पीएफ के बारे में फ्राइड को जनक माना जाता है। अब हम आंसर की बात करते हैं। विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का यहाँ पर जनक किसको कहा जाता है? जीन पियाजे को कहा जाता है। बिल्कुल सर, यहाँ पर जीन पियाजे की बात आती है, बाल विकास के माध्यम से विकासात्मक की बात होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी आपका राइट हो जाएगा। सी आपका राइट हो जाएगा। सभी भेड़ की चाल चल लो मेरे भाई, ठीक है ना। कुछ बच्चे यहाँ पर सी आंसर दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, जीन पियाजे को मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। यहाँ कहाँ पर? स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक के रूप में। ठीक है, संवेगात्मक स्थिरता का लक्षण कौन सा है? संवेगात्मक स्थिरता का लक्षण कौन सा है? तब तक करिएगा, मैं तब तक आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा नॉलेज दे देता हूँ। अच्छा लग रहा हो तो एक बार सब्सक्राइब कर लेना, बहुत गजब का है, बहुत गजब का यहाँ पर आपके लिए नॉलेज में दे रहा हूँ। ठीक है, दिमाग में आपको रखना है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्या नॉलेज हो सकती है आपके लिए। अगर मैं पूछूं कि अभिप्रेरणा के मनोविश्लेषण सिद्धांत कौन है तो दोस्तों है फ्राइड। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि अभिप्रेरणा का मांग का सिद्धांत किसने दिया? मैंने कहा मैस्लो। अभिप्रेरणा लग जाए तो भी आपका आंसर नहीं बदलेगा। अगर मैं यही कह दूं कि अभिप्रेरणा का प्रत्याशा का सिद्धांत किसने दिया? प्रत्याशा बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रत्याशा तो विक्टर ब्रूम ने दिया था। ठीक है ना, किसने दिया था? विक्टर ब्रूम ने अभिप्रेरणा के प्रत्याशा के सिद्धांत को दिया। दिमाग में आपको रखना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। वीडियो रुकी नहीं है, मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ, वीडियो रुकी नहीं है, चेक कर लेता हूँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या होता है, संवेगात्मक स्थिरता का लक्षण कौन है? तो यहाँ पर देखिएगा झगड़ालू हो जाएगा या विनोदी हो जाएगा, बताओ सर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिएगा समायोजित हो जाएगा। लक्षण है पूछा है, समायोजित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इज राइट आंसर। नहीं होता तो हमारे ये सारे आंसर हो जाते हैं। यहाँ पर लक्षण है पूछा, स्थिरता का लक्षण, स्थिरता पूछा है, वर्ड है एक स्थिरता। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया। दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन आप करिएगा, कि संवेग का अर्थ क्या होता है। तब तक मैं इस बॉक्स में एक्स्ट्रा नॉलेज आपके दिमाग में फिट करता हूँ। अच्छा लग रहा हो तो एक बार सपोर्ट कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, थॉर्नडाइक ने कितने नियम दिए थे? थॉर्नडाइक ने दिए थे 2 नियम, एक था मुख्य नियम, ठीक है, एक था सर मुख्य नियम और दूसरा था हमारा गौण नियम। मुख्य नियम में कितने थे नियम? 3 नियम थे। कौन सा? मुख्य नियम में कितने थे? तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। गौण नियम में कितने थे? 5 थे। बहुप्रतिक्रिया का, मनोवृत्ति का,
आंशिक क्रिया का और आत्मीकरण और संबंधित प्रतिवर्तन का। यानी आपको दिमाग में रखना है कि थॉर्नडाइक प्रथम मनोवैज्ञानिक शैक्षिक है, ठीक है ना। 1913 में इन्होंने एक बुक लिखी थी शिक्षा मनोविज्ञान, दिमाग में रखना है थॉर्नडाइक ने। अब हम बात करते हैं थॉर्नडाइक ने कितनी बुद्धि के प्रकार बताए थे, 3 बताए थे। थॉर्नडाइक ने 3 प्रकार बताए थे, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक, ये भी दिमाग में रखना है। अब हम बात करते हैं यहां पर अगर हम बात करें क्वेश्चन की पहले बात कर लो। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो उत्तेजना या भावों में उथल पुथल जो होता है हमारे अंदर, वही होता है दोस्तों संवेग में उथल पुथल, ठीक है। दिमाग में आपको ये रखना है, दिमाग में क्या रखना है, संवेग में जो उथल पुथल होती है दोस्तों वही रखना है आपको। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है लैमार्क ने अध्ययन किया था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। लैमार्क ने अध्ययन किया था स्कूल का, वातावरण का, समाज का, वंशानुक्रम का। मैंने कहा वंशानुक्रम से जो भी क्वेश्चन आता है वो मेंडल के साथ चला जाता है। वंशानुक्रम वो होता है जो अपने दादा परदादा से लेकर आए, अपने गुण, सामाजिक मानसिक गुण अपने अंदर लेकर आए हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, तब तक बॉक्स में इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन और बताएंगे। 2 क्वेश्चन बताएंगे कि क्या बताएंगे, सुनना मेरी बात। यह किसने कहा था कि व्यक्तित्व वातावरण के साथ, उसका अनूठा समायोजन है। ये कहा था हमारे, किसने कहा था, ये कहा था हमारे गिलफोर्ड ने, ठीक है। गिलफोर्ड ने कहा था, ये भी दिमाग में रखना है। और व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है, ये किसने कहा था, ये भी कहा था गिलफोर्ड ने। अब हम क्वेश्चन के बारे में आते हैं। तो लैमार्क ने वातावरण के बारे में किया था या वंशानुक्रम के बारे में? तो दिमाग में रखना वंशानुक्रम के बारे में किया था। दिमाग में रखना क्या, वंशानुक्रम के बारे में रखना है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी हो जाएगा, ठीक है, डी हो जाएगा। वंशानुक्रम वातावरण के बाद में किया था, ठीक है, वातावरण के बारे में बाद में किया था, ये भी रखना है। डार्विन आपके क्या जानते हैं, देखिएगा लैमार्क क्या होता है। लैमार्क के बारे में हम जब भी पढ़ते हैं तो उन्होंने जिराफ के ऊपर किया था कि यहाँ पर अगर हम जिराफ की बात करते हैं तो बोले कि अगर ज्यादा अंगों का प्रयोग होता है तो वो क्या होते हैं, उनके अंग विकसित होते हैं। अगर कम अंगों का प्रयोग होता है तो वो शरीर से लुप्त हो जाते हैं। जैसे मनुष्य की पूंछ, जैसे जिराफ की गर्दन, जिराफ ने अपना अंग का ज्यादा यूज किया तो जिराफ की गर्दन में चेंजमेंट हुआ, ठीक है ना, बढ़ गई। तो यहां पर आपको दिमाग में रखना है वंशानुक्रम से रिलेट होगा, ठीक है ना। इन्होंने कहा था, आपके बीएड और बीटीसी परीक्षाओं में आपने पढ़ा होगा, खूब पढ़ा होगा, अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। कोई बात नहीं अनुराग जी, जाइएगा, ठीक है। देखो अगर हम बात करते हैं बालक के सामाजिक का प्रथम जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, जल्दी से कमेंट करेंगे। साथ ही साथ मैं देख लेता हूँ नेट कनेक्शन कैसा है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बालक के सामाजिकरण का प्रथम घटक क्या है, परिवार है, विद्यालय है, राजनीतिक दल है या क्रीड़ा स्थल है? तो दिमाग में रखिएगा परिवार हमारा हो जाएगा प्राथमिक सामाजिकरण। इससे 2 क्वेश्चन आते हैं, बच्चे का प्रथम पाठशाला कौन सा है, तो आपका राइट आंसर होगा परिवार। दूसरा क्वेश्चन ये है कि बच्चे का प्रथम गुरु कौन सा है, तो गुरु हमारा हो जाएगा, बच्चे का प्रथम गुरु हो जाएगा माँ, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट इज राइट आंसर हो जाएगा, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं कि निम्नलिखित में से अवांछनीय संवेग है, अवांछनीय संवेग पूछा है, प्रेम है, दगा है, घृणा है, आश्चर्य है। याद रखिएगा यहाँ पर अवांछनीय, यहाँ पर पूछा है, अवांछनीय पूछा है, ठीक है। दिमाग में आपको ये भी रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? देखिएगा अवांछनीय में आता है मतलब कहीं ना कहीं नकारात्मक की बात करिए। प्रेम तो सही है आपका और आश्चर्य भी सही है, लेकिन घृणा और दगा में से हो सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। क्योंकि घृणा और प्रेम और आश्चर्य तो कहीं ना कहीं तीनों चीजें आ जाती हैं, इसलिए दगा आपका अवांछनीय संवेग है, अवांछनीय संवेग से रिलेट नहीं करता है। यहाँ पर संवेग के बारे में, मूल प्रवृत्ति के बारे में टोटल कितने नंबर ऑफ टोटल जो है मूल प्रवृत्ति के बारे में बताया है, मूल प्रवृत्ति के बारे में टोटल नंबर ऑफ कितना बताया है, टोटल बताया है सर 14 मूल प्रवृत्ति के बारे में बताया है, ठीक है, 14 मूल प्रवृत्ति के बारे में बताया है। लेकिन मूल प्रवृत्ति का जनक पूछे तो भैया क्या लगाओगे, मूल प्रवृत्ति के जनक अगर पूछे तो आप क्या लगाओगे बताओ, जल्दी से कमेंट करो कि मूल प्रवृत्ति के जनक कौन है। मूल प्रवृत्ति के जनक है हमारे विलियम मैकडूगल है। आपसे पूछे कि संज्ञानात्मक विकास के जनक कौन है तो कहोगे आप पियाजे हैं, लेकिन आप कहोगे संवेगात्मक विकास के जनक कौन है तो सर आप कहोगे क्या कहोगे सर, तब आप कहोगे सर विलियम मैकडूगल है। तो दोनों में फर्क जानने की कोशिश करो। प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का संबंध है दोस्तों। अगर अभी तक आप नए हैं तो आपसे निवेदन है मेरा, अपने परिवार यहाँ पर बिल्कुल निस्वार्थ भाव से आपके लिए तत्परता से जुड़े हुए हैं, परेशान मत होना। क्योंकि अगर आज हम मेहनत कर लेंगे, आज अगर आप मेहनत कर लोगे, क्योंकि हम ये अपना श्रेय कभी नहीं लेंगे कि मैंने आपको सफल कराया मेरे भाई, यू आर अ ब्रिलियंट बॉय। क्लियर? यहाँ पर जितनी भी बहन, जितने भी भाई हैं, सभी यार बहुत ब्रिलियंट हो, क्यों ना उनकी मेहनत, आपकी मेहनत जो आपने बचपन से सीखा है, आपने जो जड़ मजबूत लेकर आए, कहीं ना कहीं वो आप काम आने वाली है, ठीक है ना।
हम लोग कुछ नहीं यार करते हैं, हम लोग बस थोड़ा सा आपको थोड़ा सा चिंदी भर का, ठीक है ना, ज्ञान देते हैं, बस थोड़ा सा चिंदी भर का। नहीं तो आप तो पहले से बहुत ब्रिलियंट हो, आप गर्भ से जन्म लिया है आपने, मनोवैज्ञानिक आपने खूब पढ़ी है यार, आप ना कहीं ना कहीं बहुत ब्रिलियंट हो। कभी अपने अंदर हीन भावना मत लाना, ठीक है, कि हम उससे कमजोर हैं, इससे कमजोर हैं। याद रखिएगा, सफलता होती है वो आपकी खुद की सफलता होती है। अपन लोग क्या करेंगे, हमने बोला इस पोस्टर में लगा दिया, उसको लगा दिया कि मैंने इतने बच्चे सफल किए, यार ये थोड़ी ना होता है। आज मैं दिन रात लगा रहा हूं और मैं कहूं कि मेरे बच्चे सेलेक्ट हुए, मैं ये कह सकता हूं कि हाँ हमारे जो दिल से लगे हुए थे वो हुए हैं, इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं नहीं ये कह सकता कि मेरा पूरा श्रेय है, ठीक है, ये नहीं हो सकता। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की, प्राकृतिक चयन के सिद्धांत की बात। प्राकृतिक चयन के सिद्धांत की बात आती है डार्विन या रूसो। रूसो को जो देख रहे हैं वो बिल्कुल नहीं है जो बच्चे रूसो मारे, डार्विन हो जाएगा प्राकृतिक चयन से। मैंने कहा कि डार्विन हो जाएगा, लैमार्क डार्विन आपने खूब अपने एग्जाम्स में पढ़ा होगा, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। अब शिक्षा हो गई है, अब शिक्षा कैसी हो गई ये आपको बताना है। अब शिक्षा कैसी हो गई है, बताओ सर, अब शिक्षा कैसी हो गई ये आपको बताना है। नॉर्मल सी बात है कि अगर हम थोड़ा सा बात करते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें इन क्वेश्चंस पर बात करें कि क्या हो सकती है, तो आप कहोगे सर बाल केंद्रित शिक्षा हो गई है। शिक्षा अब बाल केंद्रित हो चुकी है, बच्चों के विचार, बच्चों की अभिव्यक्ति को आप कक्षा के अनुसार जोड़िएगा, बच्चों के वातावरण के साथ, विद्यालयी शिक्षा के साथ, बाहरी वातावरण के साथ जोड़िएगा, यही हो गई है बाल केंद्रित शिक्षा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। बहुत अच्छे, सभी बच्चों ने आंसर सही दिया है। मैं देख रहा हूं दूसरी डिवाइस में कितने बच्चे आंसर सही कर रहे हैं। तब तक ये क्वेश्चन करिएगा और मैं यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे देता हूं। अगर हम बात करें कि मनोवैज्ञानिक विधि कौन सी है, कौन सी, आगमन और निगमन विधि से आपका एक क्वेश्चन आएगा। आगमन और निगमन विधि से आपका एक क्वेश्चन आएगा। सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना मेरे भाई, बस मेरी बात ध्यान से सुनना, तब तक क्वेश्चन करो और मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ क्या कि देखो, सबसे पहले ये पूछता है कि ये बता दीजिएगा कौन सी विधि विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है। तो दोस्तों आगमन विधि हमेशा विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है, और सामान्य से जो विशिष्ट की ओर चलती है वो चलती है हमारी निगमन विधि, ठीक है। आगमन विधि ये कहती है कि सबसे पहले बच्चे को क्या दो, सबसे पहले जो है उदाहरण दो और फिर उसकी जो है नियम लिखवाओ। लेकिन निगमन विधि कहती है पहले नियम फिर उदाहरण, ठीक है, दिमाग में आपको रखना है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि क्या पूछता है कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर आगमन विधि जाती है और निगमन विधि में सूक्ष्म से स्थूल की ओर, दिमाग में ये भी रखना है। अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं। ये एक्स्ट्रा नॉलेज हो गई। पैतृक गुणों का हस्तांतरण किस पर है किया जाता है, तो ये दोस्तों आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे क्या बता रहे हैं, सी बता रहे हैं, कुछ बच्चों का बी आ रहा है। बताओ सर क्या हो जाएगा राइट आंसर, बताओ। तो दोस्तों यहाँ पर जो मेंडल हो जाएगा ना, ये मेंडल राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। पैतृक गुणों का हस्तांतरण जो होता है ऑप्शन नंबर बी, यानी मेंडल ने पौधों पर प्रयोग किया था। किसके पौधों पर प्रयोग किया था, मटर के पौधों पर प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। ये भी दिमाग में आपको रखना है, ठीक है, ये भी दिमाग में आपको रखना है। बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको दिमाग में रखना है, मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। अगर अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तब तक हम यहाँ पर एक्स्ट्रा नॉलेज आपको दे देते हैं। क्या दे देते हैं, सुनना क्या दे देते हैं, एक सुनना। कोहलर के बारे में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज थे। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया, कोहलर ने दिया। अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया, कोहलर ने दिया। कोहलर कौन से है, गेस्टाल्टवादी है। गेस्टाल्टवादी के अतिरिक्त जो है मैं बता देता हूं, कोहलर ने चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। किस पर, चिंपैंजी पर। और वो चिंपैंजी था कौन सर, वो चिंपैंजी था हमारा सुल्तान। कितने चिंपैंजी थे अगर पूछता, 6 चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। कितने प्रयोग किए थे, 2 प्रयोग किए थे, ठीक है। कितने प्रयोग किए थे, 2 प्रयोग किए थे, ठीक है। ये आपको दिमाग में रखना है और कुछ नहीं आपको दिमाग में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन की बात कर लो पहले कि बीपी सिंह का, हर्बर्ट स्पेंसर का, क्रो-मैगन का या फिर गैसल का। तो यार गैसल का हो जाएगा क्या, बताओ सर, गैसल का हो जाएगा। तो यार गैसल का तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है, गैसल का नहीं हो सकता है, बताओ। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बहुत बच्चे आंसर कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि बी दे रहे हैं, सी दे रहे हैं, ठीक है। क्रोग-मैन का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इसको स्क्रीनशॉट में आप समाहित कर लीजिए अपनी यहां पर डिटेल में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं दोस्तों यहां पर निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक नहीं है। देखिएगा अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें,
निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक नहीं है? आपको पता होना चाहिए कि क्रोगमैन है, सोरेंसर है, हॉरलॉक है या फिर सुकरात है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बताओ बताओ क्या हो जाएगा राइट आंसर। तब तक मैं आंसर देखता हूं कि कितने बच्चों ने आंसर दिया है। हाँ, नॉर्मल सी बात है कि मनोवैज्ञानिक जो नहीं है वो हमारे हैं सुकरात महोदय। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बिल्कुल सही दे रहे हैं कुछ बच्चे। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट आंसर की कि निम्न में से कौन सा मानव को सबसे अधिक प्रभावित करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे अधिक प्रभावित करता है, सबसे अधिक प्रभावित करता है, बताओ। हाँ, बैकग्राउंड की आवाज थोड़ी आ रही है, पास में ही रोड है ना, ठीक है ना, तो आ सकती है। क्लियर शालिनी जी? बाहर बैकग्राउंड में आवाज इसलिए आ रही है, थोड़ा सा बहुत सारे बाहर निकलते हैं, काफी लोग हैं, ठीक है, सराउंडिंग तो है ही। देखिए, अगर हम बात करते हैं सबसे ज्यादा पूछे तो वंश परंपरा वातावरण की बात आती है, वांशिक यानी वंशानुक्रम की बात आती है, तो दोनों चीजें एक ही है, यानी उक्त दोनों हो जाएंगे। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर सी आपका राइट हो जाएगा, बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं है। मैंने कहा अगर इनमें से अगर सबसे बेस्ट पूछता तो आपका वातावरण हो जाता। अगर ये पूछा है कि सबसे अधिक प्रभावित करता है, तो अगर दोनों ऑप्शन उक्त दोनों दिए तो हमारा मार देते सी ऑप्शन। लेकिन अगर कहते हैं कि वंश परंपरा यानी वंशानुक्रम इंपॉर्टेंट है बालक के विकास में, या फिर वातावरण है, तो आपका वहां पर वातावरण हो जाता। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बाल विकास का अर्थ क्या है? लो, अभी तक पूरा बाल विकास खत्म हो गया, मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन डाल दिया। बाल विकास का अर्थ क्या है? व्यवहार में परिवर्तन, बालक का गुणात्मक परिणात्मक परिवर्तन, या फिर बालक का गुणात्मक विकास या व्यक्तित्व में परिवर्तन। कुल मिलाकर आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले इस कोष्टक में यहाँ पर मैं अतिरिक्त नॉलेज दे रहा हूँ, सुनना, इसी से जुड़ा हुआ है। पहले मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र का अंग माना जाता था, अब वर्तमान में व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। सबसे पहले वुडवर्थ ने यह कहा था कि सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर इसने मन का त्याग किया, फिर इसने चेतना का त्याग किया, अब इसे व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। ये किसने कहा है? ये कहा है आपके वुडवर्थ ने, ठीक है, दिमाग में आपको रखना है। लेकिन बाल विकास में कहीं ना कहीं स्थायी परिवर्तन की बात होती है, लेकिन स्थायी परिवर्तन से, व्यवहार में परिवर्तन से भी अच्छा कोई आंसर है? बिल्कुल सर है, यानी बी ऑप्शन आपका सही है, यानी बालक का गुणात्मक परिमाणात्मक जो परिवर्तन है वो आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये आपका राइट हो जाएगा। जब भी जो बच्चे ए मार रहे हैं उनको सुनना, थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि जब भी हम बात करें यहाँ पर बाल विकास ना होता, यहाँ पर होता अधिगम क्या है, अधिगम क्या है, ठीक है, अधिगम क्या है सर? तो दिमाग में आपको रखना था कि अधिगम दोस्तों यहाँ पर अगर पूछता तो हमारा हो जाता यहाँ पर व्यवहार में परिवर्तन, अधिगम हो जाता। और कैसा परिवर्तन? स्थायी परिवर्तन होता है तो ही दोस्तों होता है हमारा अधिगम। ठीक है, दिमाग में आपको ये भी रखना है। चलते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आपका राइट हो जाएगा। अधिगम का पुनरावृत्ति सिद्धांत किसने दिया है, ये बताना है दोस्तों। आप सभी से निवेदन है, देखिए आप तो पैसेंस होते हैं, आपने तो मन कर दिया कि हम चले जाएं, वीडियो को खत्म कर दिया, मन है तो पढ़ लेंगे, नहीं मन हो, हमें तो चिल्लाना ही है ना। तो दिमाग में जितनी भी चीजें होती हो सकती हैं सेट कर लीजिएगा। चीजें बहुत आसान तरीके से आपको यहाँ पर प्रोवाइड होती है। कोई भी बहन, कोई भी भाई यहाँ पर नया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, निवेदन है। लाइक और अनलाइक का सिलसिला जारी रहता है, कोई बात नहीं सर, क्योंकि पसंद नहीं आया तो आप अनलाइक करके चले जाते हो, बड़ा दुख होता है, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर चीजें आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। अधिगम का पुनरावृत्ति सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है सर। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि आप समझेंगे कि वाकई में कि ये क्वेश्चन हमारे लिए नया है। पुनरावृत्ति सिद्धांत किसने दिया था सर? आपको भी बिल्कुल पुनरावृत्ति सिद्धांत दिया पैट्रिक पावलोव ने। पावलोव को यहाँ पर अनुबंधन का जनक भी कहा जाता है। मैंने कहा पावलोव को कहाँ के वैज्ञानिक है? पावलोव है रशियन वैज्ञानिक है। पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था? पावलोव ने पाचन तंत्र यानी कुत्ते पर प्रयोग किया था। पाचन तंत्र के कारण इन्हें 1904 में किस पर मिला था? नोबेल मिला था। इसे याद रखिएगा। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पूछे तो पावलोव ने दिया है। अधिगम का पुनरावृत्ति सिद्धांत पूछे पावलोव ने दिया है। अनुकूलित प्रतिक्रिया का सिद्धांत पूछे, ठीक है ना, तो भी हमारा पावलोव ने दिया है। शास्त्रीय अनुबंधन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पावलोव ने ही दिया है, अनुबंधन का जनक भी कहा जाता है, इसलिए याद रखिएगा सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, और यहां पर बात करते हैं बालक के खेल के विकास को प्रभावित करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बताओ। थोड़ा सा भी अगर अच्छा लग रहा हो, मजा आ जाएगी ना। बस थोड़े बचे हैं सिया सिंह, थोड़े बचे हैं क्वेश्चन, बहुत थोड़े बचे हैं, ठीक है। तो देखिएगा, शारीरिक स्वास्थ्य, वातावरण, खाली समय, यानी ये सभी सकारात्मक आंसर, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इज राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल चिंता मत करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बस आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, 3 से 4 मिनट लूंगा, 3 से 4 मिनट, 3 से 4 मिनट लूंगा।
हाँ, निम्न ग्रंथि को दोषपूर्ण कार्य के कारण व्यक्ति का लैंगिक विकास उचित रूप से नहीं हो पाता है। कौन सी ग्रंथि के कारण? मैंने कहा कि ऐसी कौन सी ग्रंथि होती है जिससे बच्चियां, जिससे बालिकाएं अपने पिता के प्रेम की तरफ होती हैं। तो दोस्तों आप जानते हो कि किससे? इलेक्ट्रा ग्रंथि होती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर निम्न ग्रंथि के दोषपूर्ण कार्य के कारण व्यक्ति का लैंगिक विकास उचित रूप से नहीं हो पाता है, तो ये होती है हमारी पीनियल ग्रंथि। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इज राइट आंसर हो जाएगा, पीनियल ग्रंथि हो जाएगा। ठीक है, दिमाग में आपको रखना है। अगर हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से खेल आधारित विधि है, खेल आधारित विधि कौन सी है? आपको पता होना चाहिए कि खेल आधारित क्या समस्या समाधान हो सकती है, वाद विवाद हो सकती है, व्याख्यान हो सकती है। तो आप कहोगे नॉर्मल सी बात है कि किंडरगार्टन, और किंडरगार्टन किससे रिलेट करते हैं? किंडरगार्टन आपका रिलेट करेंगे किससे करेंगे? आपका रिलेट करेंगे हमारे फ्रोवेल से। ठीक है, फ्रोवेल से रिलेट करेंगे भैया जी, फ्रोवेल आप वहां से रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, दिमाग में आपको रखना है। बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत, अतिरिक्त शक्ति का संबंध किससे है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत किससे संबंधित है? अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत का संबंध किससे है? बुद्धि से है, स्मृति से है, खेल से है, पढ़ने से है। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो नॉर्मल सी बात है कि आप क्या आंसर दोगे? बहुत सारे बच्चे क्या दे रहे हैं? डी दे रहे हैं आंसर, डी आंसर दे रहे हैं। क्या बच्चे यहाँ पर डी आंसर वाले सही हैं? बताएं सर, क्या डी आंसर वाले बच्चे सही हैं? बताओ, बच्चे यहाँ पर डी आंसर दे रहे हैं। बिल्कुल डी आंसर नहीं है। जो बच्चे यहाँ पर सी वाला दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी खेल से संबंधित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। खेल वाले भी बहुत, अब खेल वाले बच्चे आंसर दे रहे हैं सही, बिल्कुल सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक नहीं है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि मनोवैज्ञानिक नहीं है। आपको पता है मेरे भाई, ये किसने कहा था कि जो शिक्षा है वो त्रिमुखी प्रक्रिया है? ये किसने कहा था शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है? ये कहा था हमारे जॉन डीवी ने कहा था। क्या बताओ सर? ये जॉन डीवी ने कहा था कि एक शिक्षा जो है एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, ये जॉन डीवी ने कहा था। ये दिमाग में रखना है। इसलिए वॉटसन आ जाते हैं। जेवी वॉटसन को व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। हल को यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, हल को किसका कहा जाता है? बताओ, पुनर्वर्णन का जनक। स्किनर को क्रिया प्रसूत के लिए जाना जाता है। स्किनर ने रैट पर प्रयोग किया था। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, क्योंकि मनोवैज्ञानिक हमारे जॉन डीवी में नहीं आते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब हम बात करते हैं स्किनर पर। स्किनर पर बात करते हैं। स्किनर आप जानते हो भाई मेरे, स्किनर ने किस पर प्रयोग किया था? स्किनर ने किया था सर चूहे पर प्रयोग। ठीक है ना, स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया था और यहां पर 1938 में प्रयोग किया था। दिमाग में रखना है, किसने? स्किनर ने। आंसर तो आपका ये हो जाएगा। ठीक है, 1938 में किया था। इन्होंने बताया था, और क्या बताया था? क्या बताया था सर? बताएं। 1938 में किया था, कबूतर पर भी प्रयोग किया था। ठीक है ना, यस आर थ्योरी भी इन्होंने दी थी, यस आर थ्योरी भी दी थी। थ्योरी को आरएस थ्योरी में इन्होंने बाद में चेंज कर दिया था। अब यहाँ पर आरएस थ्योरी को यहाँ पर अब लाया जाता है। तो पूछे आरएस थ्योरी किसने दी है? तो स्किनर ने दी है। स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया था, साथ में कबूतर पर प्रयोग किया था। इनकी एक यहाँ पर पुस्तक भी है। ठीक है, पुस्तक भी है, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म एक पुस्तक है, ये भी दिमाग में आपको रखना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की क्या बात करते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि साइकोलॉजी ऑफ फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरिस्ट किसकी रचना है? बहुत अच्छी क्वेश्चन है। अगर हम बात करते हैं कि द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो आपके अमेरिका के वैज्ञानिक हैं स्किनर, वो है। ठीक है ना, और आर थ्योरी के लिए जाने जाते हैं स्किनर के लिए, लेकिन इन्होंने बाद में एस आर थ्योरी को, एस आर बॉन्ड को आर एस थ्योरी में बदला था। लेकिन अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बताओ सर, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, कबूतर पर भी किया था नीलम शर्मा जी, नीलम यादव जी, कबूतर पर भी किया था इन्होंने 1938 में। लेकिन इनका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इनका चूहा है, मुख्य चूहा है, और कबूतर कभी पूछेगा नहीं। ठीक है, दिमाग में आपको रखना है। क्वेश्चन का नेक्स्ट क्या हो जाएगा? देखिएगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, बहुत आंसर आने लगे हैं, स्टार्ट हो चुके हैं आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट के रूप में अपने को रखना है। ठीक है ना, आपको रखना है वॉटसन। वॉटसन आंसर हो जाएगा। जीवी वॉटसन को व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। जीवी वॉटसन को व्यवहारवाद, सुनना मेरी बात, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर गलत करते हो आप लोग। व्यवहार शब्द की उत्पत्ति की बात करते हैं तो विलियम मैकडूगल ने दी थी, विलियम मैकडूगल ने दी थी। और व्यवहार शब्द के जनक कहा जाता है दोस्तों विलियम वॉटसन को कहा जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता कौन सी है? उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता कौन सी है?
उत्तर बाल्यावस्था में आत्मनिर्भर होना, मित्र मंडली या समूह का निर्माण, स्वतंत्र होना या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों अगर हम बात करें उत्तर बाल्यावस्था की जो विशेषता है वो दोस्तों हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यानी तीनों ऑप्शन सकारात्मक में है। क्या हो जाएगा? तीनों ऑप्शन सकारात्मक में, यानी 1 2 3 हो जाएंगे। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं हैं। भाई नॉर्मल सी बात है कि शैशवावस्था सबसे पहली अवस्था है जिसको जन्म से हम कितना मानते हैं? जन्म से 5 वर्ष मानते हैं। बाल्यावस्था को 5 से 12 वर्ष मानते हैं और किशोरावस्था को 13 से हम मानते हैं कितनी? 18 वर्ष मानते हैं। तो ये तीनों अवस्थाओं की पहले तो एज आपको जाननी है। इन तीनों अवस्थाओं में जो परिवर्तन होता है वो अवस्था के रूप में बताया था हमारे पियाजे साहब ने, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इन तीनों अवस्थाओं का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। लास्ट के कुछ 2-3 क्वेश्चन हम देखते हैं कि बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया मेरे भाई इस क्वेश्चन में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। देखिएगा अगर आपसे कहता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं थोड़ा सा बता देता हूं, थोड़ा सा हटके बताता हूं, तब तक क्वेश्चन करिएगा। आपसे पूछा कि बाल मनोविज्ञान को पहले प्रारंभ में आधुनिक काल में किसका अंग माना जाता था? तो आप कहोगे प्रारंभ में आपका माना जाता था दर्शन शास्त्र का, दर्शन शास्त्र का अंग माना जाता था। अब मनोविज्ञान को व्यवहार का अंग माना जाने लगा है, ठीक है। अब कौन सा? व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। अरस्तु ने मनोविज्ञान का विषय आत्मा के रूप में माना था, ठीक है ना, दिमाग में आपको ये रखना है। और दूसरी चीज क्या रखना है? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक एडवर्ड एल थॉर्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक या शिक्षा मनोविज्ञान के पिता कहे जाते हैं। यानी शिक्षा मनोविज्ञान के पिता अगर पूछे तो कौन है? हमारे थॉर्नडाइक हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की, क्या इस क्वेश्चन में बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है यौन शिक्षा है? भैया खेल का मैदान हो जाएगा मुझे लगता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा बिल्कुल पूरा स्क्रीनशॉट में ले लीजिएगा। खेल का मैदान जो हो जाएगा बाल विकास का सबसे महत्वपूर्ण कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, दिमाग में आपको रखना है। नेक्स्ट है कि प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया? प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया? बताओ। इस क्वेश्चन को गलत नहीं करना है, इस क्वेश्चन को गलत नहीं करना है आपको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। दोस्तों आप सपोर्ट है, आपका सभी का सपोर्ट है, प्यार है सभी का। जय हिंद वंदे मातरम, आपके माता पिता को जय हिंद वंदे मातरम, तभी ये वीडियोस चल रही हैं, वरना सपोर्ट नहीं है। अगर आप हमें कुछ अपशब्द बोलेंगे या हम ही आपको बोलते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी प्रतिक्रिया उल्टी होती है, ठीक है ना। इसलिए तभी वीडियो आ रही है, प्यार है तभी वीडियो आ रही है। ऐसे ही सिलसिला हमारा जारी रहेगा सिलेक्शन तक, और सिलेक्शन के बाद सभी के साथ मिलकर मस्ती करना है, ठीक है ना। जी हाँ, बात करते हैं प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया है। दोस्तों रूसो जो ऑप्शन देख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे रूसो मार रहे हैं, यानी रूसो जो ऑप्शन डी है ना, डी वाला, ये पूरी तरीके से गलत है। जो विलियम हेली जो ऑप्शन देख रहे हैं बी वाला ऑप्शन, ये पूरी तरीके से सही हो जाएगा। देखिएगा विलियम हेली हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मैंने कहा कि प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया है? विलियम हेली द्वारा खोला गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। लास्ट के 2 क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर किसकी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य का पाचन क्रिया से भी होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने कहा कि अगर हम बात करते हैं खाने की बात करते हैं, खाना अगर पचाता है पेट में तो खाना हमारा पचाता है, एंजाइम्स पचाते हैं, एंजाइम्स पचाते हैं। एंजाइम कहीं ना कहीं अग्न्याशय और अमाशय में होते हैं। अग्न्याशय की बात करते हैं तो ट्रिप्सिन होता है, जब पर्यावरण के चैप्टर में पढ़ते हैं ट्रिप्सिन हमारा एंजाइम होता है, वो अमाशय में अग्न्याशय में होता है। और अमाशय की बात करते हैं एचसीएल रेनिन पेप्सिन की बात आती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मनोविज्ञान की दृष्टि से किसकी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की पाचन क्रिया से होता है, तो पाचन क्रिया से किससे हो जाता है? बताओ। क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताएं क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं सर, क्या हो जाएगा। आप सभी से निवेदन है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन अपन लोग देखेंगे, ठीक है ना। अभिवक्र ग्रंथि जो देख रहे हैं ना, ये क्वेश्चन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अभिवक्र ग्रंथि है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, देखिएगा यहाँ पर। हाँ, तब तक मैं यहाँ पर एक और आपको नियम बता देता हूँ। क्या नियम बता देता हूँ कि जो पुनर्वलन सिद्धांत है वो किसने दिया था? हल ने दिया था। हल कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? यूएसए के वैज्ञानिक थे, ठीक है ना, यूएसए के वैज्ञानिक थे। इस सिद्धांत को यानी पुनर्वलन सिद्धांत को क्या क्या कहा जाता है? इस सिद्धांत को सबलीकरण का सिद्धांत कहा जाता है। अब ये आ जाए कि सबलीकरण का सिद्धांत किसने दिया? अब बच्चे परेशान हो गए, ठीक है। तो याद रखिएगा सबलीकरण का सिद्धांत ही पुनर्वलन का सिद्धांत का दूसरा नाम है। प्रबलन का सिद्धांत ही पुनर्वलन को कहते हैं। और यहाँ पर एक और जानते हैं जिसको सतत अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं। यहाँ पर 3 नाम है, प्रबलन सिद्धांत, सबलीकरण और सतत अधिगम। ये सभी सिद्धांत हल ने दिए थे। क्लार्क हल यूएसए के मनोवैज्ञानिक है, ठीक है, दिमाग में रखना है। कोहलर ने अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था, सूझ दृष्टि का सिद्धांत दिया था, चिंपैंजी पर प्रयोग किया था, कमरा पर प्रयोग किया था, कमरे में एक केले के साथ और 3-4 खाली डिब्बे के साथ 2 प्रयोग किए थे, सुल्तान नामक था। और गेस्टाल्टवादी समर्थक के प्रवर्तक हैं वर्दीमर कोफा लेविन। वर्दीमर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। कोहलर की मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है मेंटलिटी ऑफ एप्स। हाँ, क्वेश्चन की बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंटलिटी ऑफ
एप्स का मतलब समझ रहे हो, लंगूर की बात होती है, चिंपैंजी की बात होती है। किसकी बुक है? कोयलर की है, 1925 में प्रकाशित हुई थी। 2 बुक और मैं बताता हूं, 2 बुक कौन सी है? प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। जो बिहेवियर बुक है वो है पुनर्वलन सिद्धांत, जिन्होंने दिया है वो क्लार्क हल की है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर ये है क्लार्क हल की है। और तीसरी बुक है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये दिया है आपके क्रिया प्रसूत वाले मनोवैज्ञानिक स्किनर ने, ठीक है, दिमाग में रखना है। और एक और चौथी बुक लिख लो, एनिमल इंटेलिजेंस, जो आपके दिया है, आपने किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत जोर देता है, किस पर जोर देता है दोस्तों? विद्यार्थी द्वारा नवीन ज्ञान की संरचना पर, विद्यार्थी द्वारा नवीन ज्ञान की संरचना पर देता है। दिमाग में आपको ये रखना है, दिमाग में क्या आपको रखना है कि विद्यार्थी द्वारा जितने भी होते हैं उन सभी को यहाँ पर देता है, ठीक है ना दोस्तों। अभी तक अगर आपने क्या नहीं किया है, आपने अभी तक टिकटॉक पर फॉलो नहीं किया तो टिकटॉक पर फॉलो कर लीजिएगा और टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, जिससे हम